बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। शुरू करता हूँ मैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जो नहायत रहम करने वाला और करम करने वाला है। और ये कहते हैं कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, ऊपर वाले की तरफ बुलाए और ये कहे कि मैं आम इंसानों में से हूँ। बस इस बात से मैंने शुरू की और ये बहुत ही अच्छा मौका है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब ज़फ़र भाई जी से गुजारिश करता हूं कि आज के तालीम की ताकत इस सोच पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये आज का जो प्रोग्राम है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे फडनवीस साहब का कि हमने 2-3 महीने पहले जब सिर्फ ये इजहार ख्याल किया कि जो एजुकेशन है और मुसलमान जो हैं 1.5 करोड़ या जो इस प्रांत महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो उनके लिए प्रोग्रेस, मेन स्ट्रीम या उनके एम्पावरमेंट के लिए तो मुझे फडणवीस साहब ने कहा कि मेरे पास प्लान है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो भी मेरे हैं, यानी वो जो 1.5 करोड़ हैं वो भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम करते हो तो मैं बिल्कुल आऊँगा। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई और मेरा हमेशा मानना ये रहा है, गुजरात में भी जब से हमारा जो, हालांकि मैं तो एक कारोबारी फैमिली से हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इस लाइन में आ गया हूँ, ये मेरी लाइन नहीं है। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है वो जब गवर्नमेंट बन जाती है तो वो गवर्नमेंट है, वो सबकी है। और कोई भी मामला हल जो होता है वो प्रोसेस ऑफ डायलॉग से होता है। एजिटेशन और कन्फ्रंटेशन से मैं नहीं समझता कि आज तक मैंने किसी मसले को या उसका हल होते हुए देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो है ये फडणवीस साहब का यहाँ आना, हमारी दावत को कबूल करना, ये एक उसी में बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये एक शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है, ये एक शुरुआत है। और यहाँ से मैं ये चाहूँगा कि हम एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग तैयार करें। मसले बहुत सारे होंगे लेकिन हर मसले को सर आपके पास लेके आएंगे हम। तो बस ये एक हमको नहीं मालूम, लोग पूछते थे आपका रोड मैप क्या है और पता नहीं क्या क्या सवाल हमारे दोस्त अभी पूछ रहे थे कि मैंने कहा भाई देखो कोई रोड मैप नहीं होता। हम तो ये समझते हैं कि बचपन में देखा है कि घर में रहना जब शुरू कर देते हैं तो माँ बता देती है कि देखो अब यहाँ इसको इस तरह से ठीक करना है, उसको इस तरह से ठीक करना है। तो कोई रोड मैप नहीं है, बस हम चल पड़ें। और मजरू सुल्तानपुरी साहब का बहुत ही मशहूर शेर है, आप लोगों ने भी हमेशा सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था कारवां जानिब मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो बस मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फडणवीस साहब की लब्बैक कहना और उनका आना ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। तो बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो काम को ख़त्म कर देती है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि लोग जो हैं, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है फडणवीस साहब हैं, तो उनको सुनने और मैं अपने आप के अंदर बीच में नहीं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि तालीम के ताकत के मंच पर अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र सलीम साहब, ज़फ़र भाई, मिस्टर पठान और मिस्टर तिवारी और सभी महानुभाव जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि तालीम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज उन्होंने एक सेमिनार रखा है। एम्पावरमेंट का इससे अच्छा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। आज मैं इस मंच से कुछ कैपिटल मार्केट जिसमें कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसको रेगुलेट कर रहा हूँ, उसके रोल के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि उसके बारे में
निवेशकों के कुछ वो रहते हैं, डाउट्स रहते हैं और धारणाएं गलत रहती हैं, तो उसके बारे में एक इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में उसका क्या रोल है थोड़ा सा बता करके मैं बताना चाहूँगा कि उसमें तालीम का क्या रोल है। फ्रेंड्स, आज की डेट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं इंडिया का एज ए नेशन, जबकि पूरे विश्व में करीब करीब सभी देश किसी न किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं और ग्रोथ का लेवल बहुत नीचा है। उस दौर में हमारी ग्रोथ रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है। हम एक वो रास्ता, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे चल रहे हैं जिसमें कि एक डेवलपिंग कंट्री जिसको हमें कहा जिस श्रेणी में रखा जाता है उससे हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में जाने की तैयारी में है। एक उसके हम बाउंड्री लाइन पर हैं। ये कब हम स्विच ओवर कर पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, इसमें टाइम डिफाइन करना मुश्किल है, मे बी 5 साल, मे बी 10 साल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज की डेट में ये दिखने लगा है कि ये सर्टेनिटी है, एक दिन हम भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो दौर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की हमारी सोसाइटी जो है वो भी बहुत एस्पिरेशनल है। इतनी हमारी सोसाइटी की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि हम हर दुनिया की हर बेस्ट चीज़ चाहते हैं, बेस्ट हेल्थ सिस्टम चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, रोड ब्रिज सभी हम चाहते हैं कि हमारे पास भी होने चाहिए। और हमने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम भी बना रखा है 5 ईयर प्लान में। और हम ग्रोथ रेट जो है 9% की ग्रोथ रेट से ज़्यादा रेट से डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक इस तरह के एस्पिरेशंस का सवाल है तो एक सवाल ये उठता है कि ऐसे एस्पिरेशंस क्यों ना हो, इस कंट्री के ऐसे एस्पिरेशंस क्यों ना हो, क्योंकि हमारी इतनी कुछ मूलभूत स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हमको इस तरह का एस्पिरेशन रखने के लिए एम्पावर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इकॉनमी है, वेल डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है, एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस भी है, एक्सपोर्ट भी है, किसी एक चीज़ पे हम डिपेंडेंट नहीं है, जो कि बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। हमारा सभी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन, हमारे पास स्किल सेट इतना बड़ा है, आईटी का स्किल सेट है जिससे हम इतनी ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर सकते हैं और अपने कंट्री में ही ग्रोथ को वो दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एजुकेटेड मैन पावर है जो कि अगर जिसका स्किलिंग हो जाए, जो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू होने वाली है, तो हम काफ़ी टाइम तक अगले 5-10 साल तक तो कम से कम जो है पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किल्ड मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं बिना वेजेस को ओवरहीट करे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हमारी जो मैन पावर है वो यूथ है, तो ये यूथ जो है अगर इसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो डिमांड भी जनरेट करेगा, क्योंकि कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो डिमांड भी जनरेट करेगा और उससे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारी इंडस्ट्री को और भी सपोर्ट मिलेगा। आदरणीय अरुण तिवारी जी जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, अब उन्हें मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और अपनी बात यहाँ कहें। Honorable Chief Minister Fadnavis Saab, the galaxy of people sitting on the dais. In fact, I am finding myself out of the place in this August gathering here. आदाब, गुड इवनिंग। जब एक ओहदे पे आप पहुंचते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, अभी मेरे को सरकार ने CMD बनाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो कुछ एक प्रिविलेजेस होती हैं। मेरे को 8 पन्ने लिख के अंग्रेजी में दे दिए गए, उसका टाइम सिर्फ इतना होता है, ऑफिस से निकलो यहाँ तक एक बार पलट के देख लो। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने सुना मिस्टर अग्रवाल को, तो मैंने ये सोचा शायद दिल की बातें दिल से की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसका सूत्रधार अग्रवाल साहब ने रखा, इकोनॉमी की बात की, स्टॉक मार्केट की बात की, कैपिटल मार्केट की बात की। बट अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी और बैंकिंग का चोली दामन का साथ है। अगर इकोनॉमी है तो बैंकिंग उसे पहिए देती है। बैंकिंग जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो है। इसलिए बैंक जो भूमिका है बहुत अहम है। 2-3 चीज़ों की बात करूंगा, मुझे मालूम है आप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। जनधन की बात करें, मेरा सिर्फ ये मानना है, आप उस आदमी के देखिए, हम लोग मुंबई में रहते हैं, आप उस आदमी के बारे में सोचिए जो उड़ीसा के किसी दूर गांव में रहता है या बंगाल के किसी दूसरे दूर गांव में रहता है। शायद उसने आज तक ट्रेन भी नहीं देखी हो, हवाई जहाज की तो बात छोड़ दो। तो जब हमने जनधन की बात जो मुहिम शुरू की 15 अगस्त को, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी, हमें नहीं मालूम था बैंकों को कि हम में इतनी ताकत है कि 6-7 महीने के अंदर हम 10 करोड़ 11 करोड़ अकाउंट खोल देंगे। और 22 जुलाई 2016 की बात करूं, अभी तक 16 करोड़ 10 लाख अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसमें 20,720 करोड़ रुपए का बैलेंस है। अग्रवाल साहब, जो आप बात कह रहे थे कि हम लोग पैसा जमा करते हैं,
मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसने आज तक ट्रेन नहीं देखी है, जिसने आज तक किताब नहीं देखी है, जिसने आज तक मदरसा नहीं देखा है, जिसने आज तक कॉलेज नहीं देखा है। जब उसका अकाउंट खुला, आज तक अगर मैं अपने आप को उस आदमी की जगह रखूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं कहता हूं मेरा नाम अरुण तिवारी है, बट प्रूफ क्या है? जब खाता बैंक का खुला तो मेरे को मेरी पहली पहचान मिली, उस पर मेरा फोटो भी है, मेरा नाम भी है, मेरे वालिद का भी नाम है। और आप कभी गांव में जाके अगर इस चीज को महसूस कर सकें, वो जब वो गांव का आदमी आता है तो उसने अपने कमीज के अंदर वो पासबुक रखी होती है बड़े संभाल के, पसीने से भीगी हुई, क्योंकि उसकी वो एक आइडेंटिटी है, उसकी एक वो पहचान है। अभी तक वो जो पैसा घड़े के अंदर रखता था, बोरे के अंदर रखता था, अब उसने बैंक में जमा करना शुरू किया। देखिए, एक तो उसका फायदा यह है कि पैसा उसका सुरक्षित है, दूसरा वो प्रोडक्टिव यूज में आया, उस पर ब्याज मिला। तो वही प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं कि आप जिन लोगों से भी मिलते हैं, देखिए खाली ये बैंकों का काम नहीं है। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आपके यहाँ एक आदमी काम कर रहा है घर में, या 2 आदमी काम कर रहे हैं, आप जो आपका बिजनेस है उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, हमने कितने लोगों को बैंक खाता खुलवाने के लिए कोशिश की। उसके बाद आई सोशल सिक्योरिटी, जीवन ज्योति योजना, और दूसरी सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी प्रीमियम, एक जो जीवन सुरक्षा है उसकी 1 रुपए डेली की है, और अगर दूसरी स्कीम की बात करें सुरक्षा बीमा योजना, महीने का 1 रुपया, जो हमें पता भी नहीं पड़ता हम कब खर्च कर देते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हम तो अपना काम करेंगे ही, आप लोगों से गुजारिश है, दिल से गुजारिश है कि इतनी तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे घर में जो काम कर रहे हैं उनका तो खाता खुलवाएं, उनका तो इंश्योरेंस करवाएं। और मेरा ऐसा मानना है, एंड मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, एंड आई एम नॉट मेकिंग कोई सियासत वाल से भरा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। हिंदुस्तान में आप में से कई सारे लोग जो आज़ादी के आसपास की शायद बर्थ होगी, सलीम साहब ने बताया 1935 की उनकी बर्थ है। सलीम साहब, अगर हिंदुस्तान को 1947 में पहली आज़ादी मिली, 1990-91 में आर्थिक आज़ादी मिली, तो मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रोफेशनल, जनधन के द्वारा हिंदुस्तान को तीसरी आज़ादी मिली है। जहां तक ये जो कैप्शन दिया है तालीम की ताकत, जब मैं यहां घुसा इस हॉल में तो मेरा पहला कमेंट यही था, बड़ा पावरफुल कैप्शन दिया है इसको, और इसलिए वो मेरे को जो 8 पन्ने लिख के दिए गए थे मैंने बाजू रख दिए। वो नंबर 1 तो 8 पन्ने कोई वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, कुछ रिजर्व बैंक के फिगर्स हैं, जिससे हमारा और आपका कोई, मैंने कहा दिल की बातें दिल से करिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों से गुजारिश यही है कि जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, मेरे से कई सारे लोग बाहर से आके मिलते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है, वो कहते हैं साहब हिंदुस्तान में तो एनपीए बढ़ रहा है, हालत बड़ी ख़राब है, इकोनॉमी ठीक काम नहीं कर रही है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जापान से शुरू कीजिएगा, जापान को 1980 में जुकाम लगा था, आज तक उससे बाहर नहीं आ पाया। डॉक्टर पठान साहब से मैं अनुरोध करता हूं, जो इस समय वाइस प्रेसिडेंट भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, उसका कार्यभार उनके पास है। जोरदार तालियों के बीच में हम डॉक्टर पठान साहब को यहाँ पर आमंत्रित करें। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनको नाम से बुला रहा हूं, लेकिन आपको शायद पता होगा कि विदर्भ में और नागपुर में सब लोग उनको देवेंद्र जी के नाम से ही पुकारते हैं, यानी इतनी नज़दीक हम उसी को नाम से पुकारते हैं जिनसे हमको लगाव है। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आदरणीय जफ़र सरिशवाला जी, अभी आपने जिनकी तकरीर सुनी आदरणीय तिवारी जी और हमारे अग्रवाल साहब, और जिनकी तकरीर सुनने के लिए शायद आप बहुत ईगर हो गए, वो हमारे सलीम खान साहब और भाइयों और बहनों। मैं तो पहले ज़फ़र साहब आपको बड़ी बधाई देता हूँ कि आपने इसी तरीके का एक प्रोग्राम बम्बई में रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कबूल किया, और वो मैं चाहता था कि वो आएंगे इनॉग्रेशन करके चले जाएंगे, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री है कि जहाँ यहाँ रिसोर्स पर्सन की कुछ बातें सुनने के लिए बैठे हैं, ना कि कहने के लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि आपने जो तालीम की ताकत, ये जो बड़ा बेहतरीन कैप्शन आपने अभी कहा जो रखा, तो ये जो तालीम है, जब हम शुरुआत करते हैं तो ये तालीम कैसी हो और तालीम क्या हो, इसी से ये आज का जो सेमिनार है
शुरुआत यानी शुरू होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री साहब मुझे अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बनने का भी सौभाग्य मिला। हालांकि हम महाराष्ट्र के 2 ही लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनकर आया वहाँ पे बाई इलेक्शन। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं जब अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां साहब के म्यूज़ियम को बारकाई से देख रहा था, तो मैंने एक उनका लेटर पढ़ा जो सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यानी फाउंडेशन रखा और आज हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर साइंटिस्ट वो है, मैं समझता हूँ कि सर अगर अलीगढ़ नहीं होता तो मुसलमानों के हालात इससे भी बहुत ख़राब होते। मुझे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी विजिटर्स नॉमिनी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करके काम करने का मौका मिला। तो ये अगर 2 सेंटर हम छोड़ेंगे तो आज मुसलमानों की हालात खासकर हायर एजुकेशन में इन्हें बहुत निम्नतर है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने जब ये वहाँ के म्यूज़ियम में जब सर सैयद अहमद खां का एक लेटर देखा, तो सर सैयद अहमद खां ने अपने दोस्त को लिखा था, यदि भारतीय मुस्लिम अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई शिक्षा की प्रणाली नहीं अपनाते हैं तो वे न केवल एक पिछड़ा समुदाय के रूप में रहेंगे, बल्कि वे और निम्न स्तर पर चले जाएंगे, जहाँ से वापस आने की आशा उनके पास नहीं बचेगी। मैं समझता हूँ कि ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ 10-15 मिनट में जो तकरीर कर रहा हूँ उसकी शुरुआत है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो तालीम है वो तालीम, जैसे कि सर सैयद खां ने बताई कि हमें अंग्रेज़ों ने दी हुई, फिर उसको हम लॉर्ड मैकॉले कहे, उसमें भी आई डोंट कंसिडर इट इज़ ए वेरी फुल प्रूफ सिस्टम, लेकिन ये तालीम को हमको अपनाना पड़ेगा। और ये तालीम जब आप अपनाएंगे तो फिर ये बात समझ लो कि मैं बड़े एक सेकुलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो इस देश में, फिर वो चाहे फिर अपने स्टेट लैंग्वेज में हो। और इसीलिए ये अगर हमारी ताकत बनती है तो कैसी ताकत बनती है, इसकी मैं भी एक थोड़ी छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि हम प्रोफेसर लोग दूसरों के बड़े बड़े रेफरेंसेस लेकर हमारा कहना लोगों को समझाते हैं, लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने मुझे 5 साल नागपुर में काम करते हुए देखा है, उनके सामने तो मैं कोई झूठी बात करने का तो सवाल ही नहीं आता हो, तो मुझे टोक देंगे फौरन। तो इसीलिए मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूँ, एक 2-3 मिनट में उसके लिए लूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि खुद के बारे में कहना अच्छा नहीं है, लेकिन दिस इज रिलेटेड विथ आवर टॉपिक, तालीम की ताकत। तालीम की ताकत क्या होती है भाइयों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरी किताब है जिसका मराठी में लिखी है, उसका नाम है टाकीचे घाव, जो नागपुर में मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब का जो एक ट्रस्ट है, गफूर पारिक साहब, उन्होंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किए। मैं वो लेकर आया हूँ और अभी वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गई, छेनी के घाव, और अंग्रेजी में भी यानी चीजल ब्लोज करके उसका ट्रांसलेशन हुआ। मैं मुख्यमंत्री साहब को आज वो 2 किताबें उर्दू और हिंदी दे सकता हूँ। मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि क्या तालीम की ताकत है। हम मुसलमानों को इस पे गौर करना चाहिए। मैं थोड़ा पानी लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने कहा कि मैं 2-3 मिनट मेरे कहूँगा, भाइयों शायद हमारे स्टेट के मुसलमानों को पता है कि नहीं, मैं जानता नहीं है, खुद के बारे में बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन इस महाराष्ट्र में 2005 में ये आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ही मुस्लिम वाइस चांसलर हुआ और उसका सौभाग्य मुझे मिला। दिस इज हैपन आफ्टर 1947। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं
मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि इससे पहले भी किसी के पास होगा, उनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग अगर तालीम में पीछे हैं तो ये कैसा हो सकता है? और फिर आप कहेंगे कि भाई कैसी तालीम हासिल किया जाए, बहुत बहस होगा, उर्दू में हो क्या अंग्रेजी में हो, फिर मदरसे की तालीम हो या अंग्रेजी तालीम के क्या क्या फिर बुरे असरात है वगैरह वगैरह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे एक देहात से आया हूँ, यानी बिल्कुल रिमोट विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन पारनेर तालुका विच इज ए ड्रॉट प्रोन। और मेरे जो वालिदैन हैं, पिताजी और मेरे अब्बा और मेरी माँ, ये अनपढ़, यानी वो सिग्नेचर करना भी नहीं जानते। और मैं हमारे लोकल गांव के स्कूल से, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि तालीम की ताकत क्या है। और फिर मैं कुछ सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को देने वाला हूँ, क्योंकि आई मस्ट गिव सम कॉन्क्रीट सजेशन इन दिस सेमिनार। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई मराठी में होती है, और वो भी स्कूल कैसी कि अगर एक क्लासरूम है तो मंदिर में है और दूसरा क्लासरूम चौड़ी में है। और उसके बाद में जो हाई स्कूल है वो गांव में नहीं है, तो 10 किलोमीटर हर दिन सुबह पैदल चलते जाना, शाम को 10 किलोमीटर हर दिन पैदल चलते आना। फिर कहाँ अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई, उस ज़माने की 1966 मैट्रिक मैंने तय की। आप इस पर सोचिए, मेरे सामने कुछ बहुत अच्छे मुसलमान बैठे हैं, मुसलमान भाई, कि हम लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ डिफिकल्टीज है, तकलीफें हैं। क्या तकलीफ है हमें? मैं खुद मिसाल दे रहा हूं कि मैट्रिक के बाद में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन मैं प्रेरित हो गया, मुझे सलाह मिली मेरी टीचर से जो मुस्लिम नहीं थे। और वहाँ का माहौल ऐसा था मेरे गांव का कि जब मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए जाना था तो रैत शिक्षण संस्था सतारे में, जहाँ अर्न एंड लर्न स्कीम बोलते हैं, देवेंद्र जी मैंने बाद में अपने यूनिवर्सिटी में शुरू करने की कोशिश की थी और 5 लाख रुपए उसके लिए दिए थे वाइस चांसलर होने के बाद इमीडिएटली बाद में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब वहाँ पे जाने का मैं चाहता था तो 3 घंटे काम करें और फिर आपका रहने का और खाने का इंतज़ाम फ्री, यानी कि अर्न एंड लर्न स्कीम। ये स्कीम के तहत मुझे 17 में 4 साल पढ़ने का मौका मिला। हर दिन सुबह 3 घंटे काम करते थे, कोई शिकायत नहीं भी कि हमारे पास पढ़ने को टाइम नहीं, कोई शिकायत नहीं कि हमारे पास किताबें नहीं। और उसके बाद में मैं ज़्यादा खुद के बारे में कह रहा हूँ इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात महाराष्ट्र के मुस्लिम को समझे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत बहाने मिल जाते हैं। उसी के बाद में इस महाराष्ट्र राज्य का, यानी बम्बई के सबसे बेहतरीन कॉलेज जिसको जाना जाता है सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, उसका प्रिंसिपल होने का भी मुझे मौका मिला और 3 साल मैं बम्बई में प्रिंसिपल था। सलीम खान साहब को हम गुजारिश करते हैं कि अपने दिल की बात यहाँ कहें, क्योंकि आज का कार्यक्रम अब दिल की बात की ओर बढ़ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है अब्राहम लिंकन का, वो मैं पहले सुनाना चाहूँगा। When Abraham Lincoln was forming his government, his secretary named a person, "Why don't you take this man in your cabinet?" Lincoln turned around and said, "Well, I don't like his face." The secretary said, "In any case, he's a very competent man, and in any case, he's not responsible for his face." Lincoln said, "After 40, every man is responsible for his own face." अब ये जो है डेडिकेट करता हूँ मैं फडणवीस साहब को, ये शक्ल से अच्छे आदमी लगते हैं। ये इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई बैनर नहीं लगेगा, ये शक्ल से आते हैं तो अच्छे आदमी लगते हैं कि अच्छे ईमानदार शरीफ आदमी हैं। अब यहाँ तक ताकत का सवाल है, ये ताकत ऐसी है, इल्म की ताकत, तालीम की ताकत, कि इसको कोई छीन भी नहीं सकता और ये बढ़ती चली जाती है। और हमारे यहाँ जब भी कोई टीचिंग दी जाती थी तो वो किसी कहानी से, किसी किस्से से, चाहे वो सच्चा हो चाहे वो फिक्टिशियस हो। तो एक माइथोलॉजी की एक बहुत कमाल की कहानी है। सरवती अपना
सरस्वती गई भगवान से और कहा कि मुझे कुछ वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तो जिसको चाहे अपना वो गई, पहले लक्ष्मी गई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो लक्ष्मी को कहा कि तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने की ताकत मेरे पास होगी। उसके बाद सरस्वती को पता लगा कि भगवान ने आज लक्ष्मी को कुछ वरदान दिया है, तो वो भी पहुंच गई और कहा कि मुझे भी भगवान कुछ दीजिए, मैंने भी आपकी बहुत खिदमत की है। तो सरस्वती से कहा कि तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने की ताकत मेरे पास नहीं होगी। ये सरस्वती की देन। मोहम्मद रफ़ी के गाने अभी तक चल रहे हैं, लता मंगेशकर, खुदा उनको बहुत बहुत उम्र दे, हज़ारों साल की उम्र दे, उनके गाने हमेशा चलेंगे। किशोर कुमार के चलते ही चले जा रहे हैं और ये ताकत जो है ये बढ़ती चली जाती है। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही उम्दा और सच्ची कहानी सुनाता हूँ। आज 2-4 महीने पहले एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आया कि एक लड़की आई अफ़गानिस्तान से, हमारा उनका एग्रीमेंट है कि हम उनका इलाज कराते हैं जो बहुत ही मुश्किल केसेस होते हैं। तो वो लड़की की एक ख्वाहिश है कि वो सलमान से मिलना चाहती है। हमने उसको अरेंज किया, उसको लड़की को। उस लड़की का प्रॉब्लम जो था ये था कि उसके हस्बैंड से शादी हुई थी, 16 बरस की लड़की थी और किसी छोटी सी बात पे हंस रही थी तो उसने गोली उसके मुंह पे मारी और एक तरफ से पूरा मुड़ गया उसका। तो उसके प्लास्टिक क्या वो चल रहा था, एस्थेटिक सर्जरी, और हर 6 महीने में उसको आना पड़ता था। तो वो आई और सलमान के साथ रही, उसको शॉपिंग कराई, उसको खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया। और उसका वीज़ा का टाइम था। जब वो जाने लगी तो बिलबिला के रो रही थी कि मुझे मत जाने दो, मुझे मत जाने दो, मुझे यहीं रोक लो। और वी फेल्ट सो हेल्पलेस कि मैं आपको बता नहीं सकता। एवरीबडी वाज क्राइंग। इसके बाद आपने सुना होगा कि वहाँ एक कुछ बारिश हुई, वहाँ कुछ अफगान औरतों ने म्यूज़िक के साथ गाना शुरू कर दिया। वो लोग आए और उन्होंने सबको मार दिया। मलाला का इंसिडेंट भी आपको पता है। तो ये कहानी है आपकी 21st सेंचुरी की। 150 बरस पहले वहाँ क्या हालत हुई होगी। एक पठान था जिसका नाम था अनवर ख़ान। 150 बरस पहले उसने ये इरादा किया कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और हिंदुस्तान की तरफ देखा उसने और कहा कि इससे अच्छा मुल्क मुझे नहीं मिलेगा। और वहाँ से वो कैवलरी ज्वाइन करके हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उनका बेटा था लतीफ़, उसको वो नहीं पढ़ा सके, इतनी छोटी सी तनख्वाह थी। इसके बाद उनका दूसरा बेटा हुआ, दूसरी अपना लतीफ़ का, उनका नाम था अब्दुल मजीद ख़ान। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, उनका नाम था अब्दुल रशीद ख़ान। उन्होंने पढ़ाया और वो पढ़े वहाँ इंदौर में। उन्होंने सागर से पुलिस ट्रेनिंग ली और इसके बाद वो DIG बने धीरे धीरे करके। और 32 ईयर्स ही सर्व्ड एज ए DIG पुलिस और उनको टाइटल भी मिला। उनका मैं बेटा हूँ सलीम ख़ान। पढ़ाई की इतनी ताकीद थी, इतनी एम्फेसिस थी फैमिली वालों के ऊपर, इसलिए कि जो जहालत उन्होंने वहाँ देखी थी अफ़गानिस्तान में, तो कहते थे बच्चों को पढ़ाओ। तो मेरे लिए एक स्टेट्समैन एक पेपर था जो कलकत्ता से आता था, 4 या 5 दिन में इंदौर पहुँचता था। पूरा पढ़ना पड़ता था उसको, इसलिए कि वो क्वेश्चन पूछते थे। फिर मैं बड़ा हुआ, मुझे बहुत शॉर्ट में कोई सारी कहानी अगर फिल्म में बोलूँ तो उसको 2.5 घंटे लगेंगे। और मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे पढ़ने की आदत पड़ गई और मैं फिल्म में काम करने आया। कोई 20-25 उल्टी सीधी फिल्मों में काम किया और मैंने खुद डिसाइड किया कि मेरा कैरेक्टर या फिल्म में मेरे कोई सक्सेस नहीं है। इसलिए कि यहाँ हम लोग वी डील इन इमेजेस, वी डोंट डील इन पीपल। तो यहाँ जो है मेरी जो इमेज जो थी वो फिल्म के अंदर, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अमिताभ बच्चन इज़ अ वेरी वीक पर्सन बट द अमाउंट ऑफ टफनेस ही प्रोजेक्ट्स ऑन द स्क्रीन इज अनबिलीवेबल। वो गन उठाता है तो ऐसा लगता है कि ही विन्स बिजनेस। मैं गन उठाता था तो ऐसा लगता था क्या कर रहे हो यार, चल जाएगी। 7 साल तक मैंने टप्पे खाए और मुझे लगा मेरा करियर नहीं बनेगा। आई हैव डिसाइडेड। देन मैंने सोचा करूँगा क्या अब मैं दूसरे IAS के लिए, IPS के लिए थोड़ी मेरी एज निकल गई थी। पढ़ता बहुत था मैं, इतना पढ़ता था कि मैं अगर कागज़ में अगर कुछ चीज़ बांध के लाता था अखबार में तो फेंकने से पहले उसको पढ़ लिया करता था। तो मुझे एक ही रास्ता लगा कि मुझे राइटर बनना चाहिए। मैं राइटर बना तो लोगों ने कहा कि राइटिंग में क्या स्कोप है। यहाँ बड़े से बड़े राइटर को 10,000 रुपये से ऊपर नहीं मिलते थे। जब हमने हाथी मेरे साथी लिखी तो 10,000 रुपये मिले। उस टाइम की वो सब में बड़ी हिट फिल्म थी, 5,000 और 5,000। सीता गीता हमने लिखी 750 और 750 में। तो हर आदमी कहता था कि इसमें क्या होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टार से ज़्यादा पैसे लूँगा उसमें डिपार्टमेंट में। तो एक राइटर के साथ में काम कर रहा था तो
ऐसी बात लिखी तो मैंने कहा कि एक ज़माना आएगा कि राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहा क्या कहा आपने? मैंने कहा एक ज़माना आएगा कि राइटर जो है स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहने मियाँ दिलीप कुमार 12 लाख रुपए लेता है, तो क्या राइटर को 12 लाख रुपए मिलेंगे? पागलों जैसी बात कर रहे हो। मेरे सामने तो ये बात की है, दूसरों के सामने मत करना, नहीं तो पागल कहेंगे। खैर बहरहाल एक पिक्चर हिट हुई, दूसरी पिक्चर हिट हुई, तीसरी पिक्चर हिट होती चली गई। 10 लाइन से हिट हुई थी उसमें शोले भी आ गई, दीवार भी आ गई, हाथ की सफाई भी आ गई। फिर उसके बाद पैसा मांगना नहीं पड़ता था, ना बोलने के पैसे मिलते थे। और एक ज़माना ऐसा आया कि जो हमारी फिल्म का स्टार था वो हाईएस्ट पेड स्टार था, उससे हमने 2 लाख रुपए ज़्यादा लिए। ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, ये तालीम की ताकत के बारे में कह रहा हूँ मैं, कि ये इस तालीम ने ये मुझे दिया। और फिर मेरे बच्चों को एक वो भी मिला प्लेटफॉर्म। तो ये जो तालीम जो है इसका इतना पावर है कि यू कैन नॉट इमेजिन। और बाद में ये हुआ कि फिल्म के प्रॉफिट में से हिस्सा लिया, या इट वाज अनबिलीवेबल। आई मीन जो चल रही थी उसके बाद भी एक आध पिक्चर फ्लॉप हुई और चली। तो ये जो तालीम जो है ये कमाल की चीज़ है और बढ़ती चली जाती है। आप मुझसे कहते हैं कि आप लिखना शुरू करो, आप इतना अच्छा लिखते थे, ये करते, फिर आर्टिकल्स भी बहुत लिखे मैंने। तो मैंने कहा कि लिखेंगे आराम से, जब थोड़ा सा आराम मिलेगा। अभी तो ऐसा है कि कहीं यहाँ केस चल रहा है तो कहीं वहाँ केस चल रहा है, तो दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं। अब तो ये यहाँ ये बताने से एक बात और भी अच्छी हुई है, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि मैंने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ, तो अब जो मेरे घर के सामने मोर्चे आते हैं वो ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान जाओ। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मुझसे कहें तुम अफ़गानिस्तान जाओ, तो हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं चला जाऊँगा। तो ये है इसकी ताकत। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, इसलिए कि ऑलरेडी काफ़ी आप लोग बैठे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस साहब। तालीम की ताकत, बड़े ही उम्दा इस प्रकार के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने केवल फिल्मों में ही नहीं तो अपने जीवन में भी हमेशा प्रेरणा दी है, ऐसे आदरणीय सलीम खान जी, नागपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और जिन्होंने नागपुर में वाइस चांसलर के रूप में एक बड़ा ही पथदर्शी कार्य किया, ऐसे डॉक्टर एस.एन. पठान जी। हमने मन की बात तो सुनी थी, लेकिन जिन्होंने दिल की बात की, ऐसे अरुण तिवारी जी, सम्माननीय राजीव अग्रवाल जी, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया और जिनका मैं सही मायने में शुक्रगुजार हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, ऐसे हमारे आदरणीय जफर भाई सरेशवाला जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सचमुच आज बहुत खुश हूँ कि तालीम की ताकत इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आज हमारे सामने जो चैलेंजेस है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस समय हम लोग ये कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, उस समय हमारा देश जो बनता है वो इसकी ज़मीन से बनता है, वो इसके वातावरण से बनता है, इसके नदी से, नालों से, इसके समुद्र से, इसके पेड़ों से, पौधों से, सारी चीज़ों से बनता है। पर सबसे ज़्यादा ये बनता है यहाँ बसने वाले लोगों से।
और जब तक हमारे देश का एक भी व्यक्ति पिछड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाति का हो या धर्म का हो, ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जब हम किसी भी प्रकार के आह्वानों की, चैलेंजेस की चर्चा करते हैं, तो ऐसी चर्चा करते समय बिना शर्मसार हुए हम लोगों ने इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कमियां कहां रही है। अगर अपनी कमियों को छुपाएंगे तो हम कभी भी उस परिस्थिति के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। और जब से मैंने महाराष्ट्र की कमान संभाली है, एक बात मैंने महसूस की है कि आज हमारी माइनॉरिटीज में और खासकर हमारे मुसलमान भाइयों बहनों में एक प्रकार का जो पिछड़ापन हमको दिखाई देता है। इसके दो कारण मेरे ध्यान में आए। पहला कारण तो यह है कि कुछ कमियां हम में रह गई। सरकार के तौर पर जो चीजें हमने करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की, और दूसरी कुछ चीजें हम कर सकते थे पर सियासत ने करने नहीं दी। और इसलिए आज सबसे महत्व की चीज मुझे क्या लगती है, वो मुझे लगती है एक विश्वास पैदा करना। जब तक हमारी माइनॉरिटीज के बीच, अकलियत के बीच हम ये विश्वास पैदा नहीं करेंगे कि सरकार का इंटेंशन ये किसी धर्म के ऊपर, किसी विचार के ऊपर, किसी संस्कृति के ऊपर अतिक्रमण करना नहीं है, तो सरकार का इंटेंशन यह है कि सबको साथ में लेकर जो आगे बढ़ना है उसके लिए हम किस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी कर पाए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आज हमारे सामने जो अड़चनें आती है, अभी पठान साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमारे मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो तो दी ही जानी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोग व्यवसाय प्राप्त करने की दृष्टि से साइंस की शिक्षा दे सकते हैं क्या, अंग्रेजी की दे सकते हैं क्या, गणित की दे सकते हैं क्या, इसका विचार हम करें। पठान साहब, आप जब ये बात कहते हैं और बिल्कुल वाजिब बात आप कहते हैं, तो इसका तो निश्चित रूप से सरकार विचार कर ही रही है। और आज सियासत कहां है कि यही बात जब मैं कहता हूं तो दो नेता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे धार्मिक कार्यों में आप अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि यह विश्वास जब तक हमारी माइनॉरिटीज और सरकार के बीच स्थापित नहीं होगा कि सरकार को माइनॉरिटीज के विचारों में, संस्कृति में, धर्म में, रीतियों में, रिवाजों में इंटरफियर करने का न तो अधिकार है और न कोई हमारा इरादा है। हम तो ये चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी में जब भारत खड़ा हो तो उस शान से खड़े भारत में हर धर्म का व्यक्ति एक लाइन में खड़ा हो और भारत ये कह पाए कि मेरे यहां कोई पिछड़ा नहीं है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज यहां पर ये जो एक इंटेलेक्चुअल गैदरिंग खड़ा है, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये लोग इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि पॉलिसीज हम तैयार कर सकते हैं, पैसा हम दे सकते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप योजना लेकर आइए और विश्वास रखिए उसको जितना पैसा लगेगा हम देंगे।
इस महाराष्ट्र के अंदर हम लोग कुल मिलाकर 44,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, और जिसमें सारे प्रकार का एजुकेशन है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर 2-5 हजार करोड़ रुपया ज्यादा माइनॉरिटीज के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना पड़े तो मुझे खुशी होगी, सरकार उसके लिए कभी भी तैयार हो। सवाल इतना ही है कि हम लोग एक कंसेंसस बिल्टअप करें कि हम किस दिशा में जाए, किस प्रकार का एजुकेशन हम दे। और कुछ हमारे जो नेता है उनको हाथ जोड़कर ये कहे कि कम से कम एजुकेशन को सियासत से हम लोग दूर रखें। आज कई प्रकार की योजनाएं सरकार ने शुरू की है। मैं ऐसा मानता हूं कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ पठान साहब ने जो बात कही, आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्किल एजुकेशन। कारण हम लोग सभी जानते हैं, और जिसका हमारे सामने उल्लेख तिवारी जी ने भी किया, अग्रवाल जी ने भी किया, कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस समय तेजी से तरक्की कर रही है, उस अर्थव्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है। हमारे यहां एक और हम बेरोजगारी देखते हैं, और दूसरी ओर अगर हम उद्योग जगत के किसी भी व्यक्ति को पूछे कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो कैपिटल की बात नहीं करता। वो कहता है ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मानव संसाधन नहीं है। मैं तो आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे पर्याप्त मात्रा में ट्रेन मैन पावर नहीं मिलता। तो एक और हमारी अर्थव्यवस्था अपॉर्चुनिटीज तैयार कर रही है, और अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए, ग्रैब करने के लिए हमारे पास मानव संसाधन नहीं है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, एक संबंध विच्छेद है कि एक और बेरोजगारी है, दूसरी ओर रोजगार है, इसके बीच की जो कड़ी है वो कड़ी स्किल्स है। और ये जो स्किल सेट हम तैयार करें तो एक मीनिंगफुल इस प्रकार की, एक गेनफुल इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट हम लोग हमारे युवाओं को दे सकते हैं। आज विचार कीजिए कि हमारी अगर डेमोग्राफी का विचार हम करें तो अगर हमारे महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज के 1.5 करोड़ लोग बसते हैं, तो उन 1.5 करोड़ में से कम 75 लाख ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 25 साल से कम है। इतनी बड़ी संख्या में ये जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं, इनमें से कम आप यकीन मानिए 75 लाख में से कम 40 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर हम स्किल दे पाए तो आज हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी तरक्की का रास्ता भी ऐसा ही है कि अगर हम हमारी इस युवा शक्ति को, इस युवा ताकत को अगर हम लोग एजुकेशन और स्किल, ये 2 चीजें दे पाए तो उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो अपने पैरों पर जो खड़ा होता है वो ये हमेशा विचार करता है कि मेरी अगली जनरेशन जो है, जिसका सलीम साहब ने अभी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 150 साल पहले शायद उनके दादा या परदादा ने ये विचार किया कि मेरी जो अगली जनरेशन है उनको मैं पढ़ाऊं। हर व्यक्ति का यही सपना होता है। व्यक्ति अपने जीवन में खुद के लिए कम जीता है और अपने बच्चों के लिए या अपनी अगली जनरेशन के लिए ज्यादा जीता है। तो अगर हम एक प्रकार से ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को दे, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे, तो वो अपने से आगे अपनी जनरेशन और अच्छे तरीके से जी सके। इस दृष्टि से उनके लिए और अच्छी एजुकेशन की बात करेंगे और अच्छी एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो आज ये जो मिसिंग कड़ी है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और इसलिए पठान साहब ने जो बात कही, निश्चित रूप से मैं देखूंगा, अगर उर्दू में हमारे पास महाविद्यालय नहीं है या डिग्री कॉलेजेस नहीं है तो निश्चित रूप से उस प्रकार की शुरुआत ये सरकार करेगी और हम जरूर उसमें तालीम देने की कोशिश करेंगे। पर साथ में मैं एक और चीज कहता हूं कि 21वीं शताब्दी में हमको हमारी जो
मदर टंग है वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम केवल अब देश का विचार नहीं कर रहे। हमारी तो आज हालत यह है कि दुनिया की सारी इकोनॉमीज को आज मानव संसाधन की आवश्यकता है, और जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं को मानव संसाधन की आवश्यकता है तो वो उन देशों में पर्याप्त रूप से अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी जो है आज उसको परमिट नहीं करती। हम जानते हैं कि 2020 में जब हमारी जो औसत आयु है भारत की वो 29 साल होगी, उस समय जापान की 48 साल होगी, उस समय चाइना की 37 साल होगी, अमेरिका की 39 साल होगी, और ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप की 42 और 44 साल होगी। तो वो चाहे तब भी अपने देश को मानव संसाधन नहीं दे सकते, और इसलिए उस समय मानव संसाधन देने लायक पॉपुलेशन केवल हमारे पास होगी। और अगर हम उस पॉपुलेशन को मानव संसाधन में परिवर्तित करें तो भारत ही क्यों, पूरे दुनिया को हम मानव संसाधन दे पाएंगे। और जब ये ताकत हमारे पास है तो हम लोगों ने इसको किसी दूसरे तरीके से न देखते हुए हमारी जो मदर टंग है उस मदर टंग के साथ साथ एक और भाषा हमने सीखनी ही चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे जो दुनिया में जिसके माध्यम से हम जा पाए, इस प्रकार की एक और भाषा अगर हम साथ में सीखें तो मुझे लगता है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी, अच्छा किसी भी राष्ट्र के इतिहास में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी ये 200-300 सालों के बाद आती है। दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये 300, 200, 250 सालों के बाद आता है। और दुनिया का इतिहास देखे, कोरिया कब बड़ा हुआ, चाइना कब बड़ा हुआ, जापान कब बड़ा हुआ, यूरोप कब बड़ा हुआ, ये अगर हम विचार करें तो इन्होंने जब जब इनको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला और उसको मानव संसाधन के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, तभी वो लोग आगे बढ़े। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इस अपॉर्चुनिटी में हम लोग हमारे माइनॉरिटीज को किस प्रकार से एंगेज कर पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से एक हमारे सामने एक आह्वान है। आज हम लोगों ने जो हमारे ITIs हैं, उन ITIs में करीब 15 पॉलिटेक्निक और 42 ITO में हम लोगों ने एक सेकंड शिफ्ट चालू की है, जिस सेकंड शिफ्ट में केवल माइनॉरिटीज को हम लोग एडिशनल उसमें हमने जगह दी हुई है कि जिसमें हम लोग ज़्यादा माइनॉरिटीज को वहाँ पर पढ़ा पाए। और साथ ही में हमने उसमें 30% रिजर्वेशन जो है ये लड़कियों के लिए रखा है। मतलब केवल लड़के पढ़े ऐसा नहीं है, तो लड़कियां भी पढ़े, इस दृष्टि से उसमें भी रिजर्वेशन रखा हुआ है। और हमने अभी बच्चियों के लिए बड़े पैमाने पर जो वसति गृह होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं माइनॉरिटीज़ की बच्चियों के लिए, वो बनाने का फैसला किया है। 15 इस प्रकार के हॉस्टल्स अभी कार्यरत है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि केवल 15 हॉस्टल्स के भरोसे हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाना है तो उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उस दृष्टि से हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल्स वो तैयार करना चाहते हैं। साथ ही में अभी एक पहला माइनॉरिटीज़ का पॉलिटेक्निक जो 100% माइनॉरिटीज़ के लिए होगा, ये अभी हमारी सरकार ने मंजूर किया है। और उस मॉडल पर हम और भी इस प्रकार के पॉलिटेक्निक्स ये तैयार करना चाहते हैं। हमने मराठी स्कूलों में भी ये तय किया है कि एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में उर्दू ये ज़बान उसमें रहे, ये भी हम लोगों ने तय किया है। साथ ही में हम लोगों ने कई स्कॉलरशिप्स की योजनाएं शुरू की है। खासकर कई सालों से ये मांग चल रही थी कि जिस प्रकार से हम लोग माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप देते हैं, तो हम OBC को स्कॉलरशिप देते हैं तो उसमें हमने जो मियाद है वो 6 लाख की रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमने केवल 2.5 लाख की रखी थी। तो अभी पिछले ही सप्ताह में हमारी सरकार ने निर्णय लिया और हमने उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्कॉलरशिप्स है ये माइनॉरिटीज़ को हम लोग दे पाए। अभी करीब 40,000 बच्चों को हम लोग 25,000 रुपये हर बच्चे के हिसाब से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। और मैंने ये तय किया है कि एक स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव राज्य सरकार ने डिज़ाइन किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बच्चों को स्किल मिले, और ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को कैसे हम एंगेज कर पाए, ये मेरा प्रयास रहने वाला है। और इसलिए जो ऐसे शहर हैं कि जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बस्तियाँ ज़्यादा है,
वहां पर हम स्किल डेवलपमेंट के जो कोई इनिशिएटिव्स है वो बड़े पैमाने पर कैसे ले पाए, इसका एक अलग खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें समाज के अलग अलग लोगों की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं तो आज इस फोरम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, वापस रिएट्रेट करना चाहता हूँ कि तालीम के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कमी दो चीज़ों की है। एक बड़ा सिंसियर इनिशिएटिव जो सामने आना चाहिए वो आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो वो सिंसियर इनिशिएटिव लेकर आप में से कोई भी अगर आगे आए तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको जो पैसा लगेगा हम खर्चा करेंगे और उस इनिशिएटिव को हम लोग निश्चित रूप से सक्सेसफुल करेंगे। साथ ही मैं दूसरी चीज कहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर कोई इनिशिएटिव्स आप लोग लेना चाहते हो, आप में से किसी के भी पास माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर कोई योजना है और वो योजना अगर कारगर योजना है तो उस योजना को भी राज्य सरकार स्वीकारेगी। हम केवल माइनॉरिटीज के लिए, हमने ये योजना सभी के लिए तैयार की हुई है कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो भी कारगर योजना लेकर सामने आता है उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पर खासकर ऐसी योजना अगर माइनॉरिटीज के लिए आएगी तो राज्य सरकार बढ़ चढ़कर उसके पीछे खड़ा होकर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि इससे एक बड़ा ही अलग प्रकार से हम लोग हमारे बच्चों को एक शिक्षा भी दे पाएंगे और रोजगार अभिमुख भी बना पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर यहाँ पर जफर भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बड़ी अच्छी ऑडियंस के सामने यहाँ पर मुझे उन्होंने अपनी बात कहने का मौका दिया। और उससे भी मुझे खुशी ये है कि जो स्पीकर्स आपने यहाँ पर लाए, आज शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारी तकरीर जो यहाँ पर लोगों ने सुनी ये बड़ी कारगर इस प्रकार की, एक प्रकार से एक दिशा देने वाली इस प्रकार की सारी बातें यहाँ पर रही है। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि तालीम की ताकत ये आज शुरू हुई है, ये आखिरी कार्यक्रम मत बनाइए, ये आज इसको शुरुआत समझिए और इस तालीम की ताकत को आगे ले जाने के लिए आप जो जो चीज़ें करेंगे उस हर चीज़ में राज्य की सरकार आपके साथ होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही कि वतन रगड़ने दे एड़ियां मुझको, मुझको यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। अब इसके बाद मैं इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय जफर सरेशावाला जी से अनुरोध करता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो यहाँ पर आएँ। एक 2 मिनट की औपचारिकता है, उसके बाद आप सभी लोगों के लिए ये अनुरोध रहेगा कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अपने अगले कार्यक्रम की ओर पधारें तो कृपया बीच में ना आए, उनका रास्ता साफ रहे। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर आपका, देवेंद्र साहब। आपने वाकई, यानी सलीम साहब ने तो शुरुआत ही की कि शक्ल से अच्छे लगते हैं। हम तो पहली बार मिले, इनफैक्ट मैंने सबसे पहली मुबारकबादी आपको दी थी। मैंने कहा नहीं, आप फिक्र में, आप ही बनने वाले हो चीफ मिनिस्टर। क्या वो ऊपर वाले के वहाँ फैसला हो गया कि उधर नरेंद्र और इधर देवेंद्र। और जहाज़ में हम साथ में थे और वापस लेके आए थे चीफ मिनिस्टरशिप, तो तभी से एक लगाव हो गया था। पड़ोस में हम बैठे थे जहाज़ में और फिर पहली बार जब मैं मिला तो आपसे बड़ी उम्मीदें जागी मेरी कि भाई उससे लगा कि नहीं, एक चीज़ इंशाल्लाह वजूद में आएगी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और लोग हमें बार बार पूछ रहे थे क्या करोगे, तो अब मैं नहीं समझता कि कोई रोड मैप देने की मुझे ज़रूरत है। आपने जो कह दिया है ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और हम बिल्कुल इसको, ये हमारा लफ्ज़ आखिर नहीं है, ये शुरुआत है। और हम बार बार आपको परेशान करेंगे, बुलाएंगे आपको, आपकी मशवरे लेंगे। तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और हमारे तिवारी साहब जो हैं, मैं जानता हूँ कि बैंकर्स, यानी 1-1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, लेकिन एक बात इन्होंने कही अभी मुझे पिछली बार कि जफ़र साहब बहुत बिजी हैं हम, लेकिन एक बात हो गई अब से, यानी मई 2014 से, कि अब ऊपर से फ़ोन नहीं आते, फ़ोन आना बंद हो गए। तो कहा कि वो उसकी फुर्सत है हमको,
लेकिन फिर भी आप का मैं मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए। अग्रवाल साहब, वैसे सेबी के नाम से लोग डरते हैं, यानी हमारी जो दुनिया है, क्योंकि हमारी वही दुनिया है, इन्हें सेबी यानी किसी को डरा ना हो तो डरते हैं, लेकिन माशाल्लाह अग्रवाल साहब से मुलाकात करके लोग मोहब्बत करने लगेंगे सेबी से। और पठान साहब, बिल्कुल आपने बहुत सही बातें की, वो तो आप ही कह सकते हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया था। हम वो अकल नहीं रखते, इसलिए कि मुझे जब चांसलर बनाया गया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक गुजराती को, बिजनेसमैन को ये कैसे बना दिया। तो लोगों को ये लगा कि मेरा एक ही क्वालिफिकेशन है कि उनसे मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा हाँ भाई, हमें तो इससे ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। तो मैंने एक बात कही थी कि भाई मैं फ़िक्र या मैं माहिर तालीम तो नहीं हूँ, लेकिन फ़िक्र तालीम ज़रूर हूँ। तो मेरा काम है इस किस्म के लोगों को लाना। तो वो वाकई साहब ने भी कहा कि बहुत सही आपने मशवरे दिए, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये तालीम की ताकत तो कौन दे सकता है, ये लफ्ज़। हम बड़े परेशान थे, हमारी जो मेरे साथी काम करते हैं, हम लोग परेशान थे कि नाम क्या दें। और हम चूंकि पहले जब से हमने ये काम शुरू किया है फडणवीस साहब, तो पहले हम समझते थे कि मुसलमानी बेपढ़ा लिखा है या बिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम चलते गए तो पता चला कि इस मुल्क का हर गरीब आदमी पिछड़ा हुआ है। यानी दोनों एक हैं, जो बेचारा फुटपाथ पे या झूपड़पट्टी में रहने वाला हिंदू या मुसलमान, दोनों की वही परेशानियां हैं, दोनों की वही तकलीफ हैं। तो फिर हमने कहा अब हमको इससे बाहर निकलना है, इसलिए कि शुरुआत के हमारे जो प्रोग्राम थे, हम उसको यूं कहते थे मेन स्ट्रीमिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। लेकिन जैसे आगे चलते गए तो पता चला कि इस मुल्क के अंदर हर गरीब आदमी बेचारा इतना ही परेशान है। तो इसलिए फिर हमने वो निकाल दिया। तो सलीम साहब ने ये लफ्ज़ दिया, हम लोग बड़े परेशान थे कि ये क्या कहें इसको। तो कहा तो सलीम साहब को कहा कि सर आपने अब तक क्यों कहा नहीं। तो कहा भाई ये तो दिमाग में अभी आया। बोले राइटर तो ऐसा ही होता है कि कोई वक्त पे आता है। तो ये तालीम की ताकत की जो राज है वो सलीम साहब का है। और उसके अलावा मैं हमारे यूएस कॉन्सुलेट से डाइन, बड़ा उनको लगा कि भाई, बड़ा उनको ताज्जुब था कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के प्रोग्राम में आएंगे, तो वो देखने के लिए आए हैं। तो आयशा जी हैं और ऋषि कपूर जो हैं कौंसिल जनरल, दूसरे हमारे दोस्त जावेद हबीब साहब भी आए दिल्ली से। इसमें लोग दिल्ली और अलीगढ़ से भी आए, जसीम साहब आए हैं। उसके अलावा हमारे वाइस चांसलर साहब हैदराबाद से आए, महमूदुर रहमान साहब तो हैं ही, उनकी महमूदुर रहमान कमेटी और अलीगढ़ के वाइस चांसलर। आशीष चौहान साहब शायद पहली बार स्टेज पे नहीं है, वरना हमेशा वो स्टेज पे होते हैं, बड़पन है उनका। तो यानी वो चूँकि हमारे असल साथी हैं। हमने जो सबसे पहला जो शुरू किया था तो चौहान साहब, और हमको कोई अगर नहीं मिलता तो हम, इनका ओपन हुआ है कि अगर कोई स्पीकर नहीं मिले तो मुझे तुम बुला लिया करो, ये बेचारे आ जाते हैं। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और काशिफ साहब दिल्ली से आए, अहमदाबाद से हमारे लोग आए, और आप लोग सब आए, इसलिए कि आपके आने के बगैर और जो हालात पिछले हफ्ते हुए उसके बाद लोगों ने हमें कहा कि मत करो। मैंने कहा नहीं, हम तो करेंगे और इंशाल्लाह लोग आएंगे। और आज जो मजमा है उससे लगता है कि वाकई हमें करना है। तो सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अब आप, हालांकि हमें तो कहा गया था कि 1 घंटा, हमने कहा नहीं सर आप वहाँ आएंगे तो आपका दिल बहल जाएगा। तो इन्होंने आते ही मुझे कहा नहीं, जब तक आपका पूरा ख़त्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।